नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे पहले वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में। ये प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली इस तरह के वीडियो बनाने की? प्राइमरीली मुख्यतः मैंने जिद्दू कृष्णमूर्ति को काफ़ी सुना और उनके जो विचार हैं वो एक लाइटनिंग एक बिजली की तरह आपके ऊपर असर करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि ये पहली बार नहीं होता। पहली बार शायद कुछ भी समझ ना आए या बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा लगे। लेकिन जैसे आप ये सफ़र उन विचारों के साथ तय करते हैं, ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें हल हो रही हैं। शायद उनका एहसास तुरंत ना हो, एक इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक स्तर पर हो, लेकिन कुछ मूलभूत, कुछ फंडामेंटल है जो बदलता है। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के जो डायलॉग्स हैं, उनके डायलॉग्स साइंटिस्ट के साथ हैं, उनके डायलॉग्स आम लोगों के साथ हैं। तो उनके जो अलग-अलग डायलॉग्स मैंने सुने हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जो मैंने ग्रहण किया है, जितना मैंने अपने पर्सपेक्टिव से जो समझा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। इसका एक वजह ये भी है वीडियो बनाने का, जो मैं शेयर करना चाहूँगा, कि ये जो विचार हैं ये इतने इतने गहरे हैं, इतने डीप हैं और एक तरह से आपके बीइंग को, आपकी बीइंग को झकझोरने वाले हैं कि आप सिर्फ सुन के नहीं रह सकते। आपको ये यात्रा उन विचारों के साथ तय करनी होगी। जहाँ ये विचार आपको ले जाते हैं, आपको उसी धारा के साथ बहना होगा। तभी शायद कुछ निकल पाए इन बातों से। तो मेरे पास कोई और ज़रिया नहीं था। मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति जी को सुनूँगा, उनके विचारों को पढ़ूँगा, अ कुछ वीडियोज़ सुनूँगा। लेकिन फिर उन विचारों को आत्मसात कैसे किया जाए? शायद उस समय लगे कि कुछ तो फंडामेंटल बदला है, कुछ तो बदला है उनकी बातें सुनने के बाद। लेकिन फिर उसके 1-2 दिन बाद शायद जीवन वापस वहीं आ जाए। तो मुझे जो सबसे बेहतर तरीका लगा कि क्यों ना उन्हीं विचारों के साथ यात्रा का ये जो सफ़र है, वो एक वीडियो के ज़रिए किया जाए। इसमें मुझे एक मौका मिलेगा उन विचारों पे रिफ्लेक्ट करने का, उन विचारों पे वापस से अवलोकन करने का, और साथ ही शायद आप में से जो भी इस तरह की बातों में इंटरेस्टेड हैं, उनको भी अच्छा लगे। तो इस भूमिका के साथ मैं एक पर्टिकुलर डायलॉग जो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का था, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे डेविड बोम, उनके साथ, जो मुझे काफ़ी रोचक लगा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये सीरीज़ ऑफ डायलॉग्स हैं, काफ़ी बड़े डायलॉग्स हैं। तो ये डायलॉग है टाइम के बारे में, समय के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा, डेविड बोम एक वैज्ञानिक हैं, तो उनका दृष्टिकोण एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है समय का, टाइम का। और जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का जो दृष्टिकोण है, शायद दृष्टिकोण कहना भी मेरे लिए गलत है कि मैं उसको शायद दृष्टिकोण भी ना कह पाऊँ, लेकिन जो विचार उन्होंने इस डायलॉग में एक्सप्रेस किए हैं समय के बारे में, उसको भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक चीज़ जो मैंने खुद भी महसूस किया है और इन डायलॉग से भी जो निकल के आया है, चीज़ों को देखने का 2 नज़रिया होता है। एक नज़रिया होता है
चीज़ों को फिज़िकली देखने का या बाह्य रूप से देखने का, जहाँ आप चीज़ों को उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से स्टडी करते हैं। ये टिपिकली एक साइंटिफिक मेथड है, जो भौतिक वस्तुओं का, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स का प्रॉपर्टीज़ स्टडी करती है, लॉज़ जो उनको गवर्न करते हैं, उनको स्टडी करती है। ये एक तरीका है दुनिया को देखने का। एक दूसरा भी तरीका है जो शायद साइंस के डोमेन में नहीं आता, कुछ हद तक शायद कुछ आध्यात्मिक डोमेन्स में आता होगा, लेकिन शायद कंप्लीटली नहीं। दूसरा नज़रिया है दुनिया को अपने अनुभवों के आधार पर देखने का। खुद को देखो और उस आधार पे दुनिया में जो हो रहा है वो समझने का प्रयास करो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेल्फ है। जब मैं सेल्फ कहता हूँ तो मेरा मतलब जो मैं हूँ या जो मेरी बीइंग है, आप जो भी कह लें उसे, जिसे भी हम मैं कहना चाहें, वो शायद मेरे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, मेरा व्यक्तिगत नज़रिया हो सकता है। तो वो विचार क्यों है, वो नज़रिया क्यों है, इन चीज़ों में जब हम बहुत गहराई में जाते हैं तो भी हमें एक पर्सपेक्टिव मिलता है ये देखने का कि हमारे बाहर की चीज़ें क्यों हो रही हैं। और जैसा कि मैंने कहा, दूसरा एक प्योरली साइंटिफिक तरीका है कि दुनिया एक सेट ऑफ लॉज से गवर्न हो रही है। तो जैसे हम इन डायलॉग्स को समझने का कोशिश करेंगे, या जो मैंने ग्रहण किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है दुनिया को देखने का, खुद को देखने का, बेसिकली ऑब्जर्वेशन का जो ये तरीका है, एक साइंटिफिक वर्सेस जो एक आत्म अवलोकन का तरीका है, ये दोनों तरीके बहुत खुल के सामने आते हैं। दोनों में क्या फ़र्क प्रतीत होता है या नहीं होता है, वो भी खुल के सामने आते हैं। तो ये भूमिका देनी इसीलिए ज़रूरी थी कि अगर कुछ वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को खुद के ज़रिए देखने का भी एक परिप्रेक्ष्य है। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं समय के बारे में। तो दोस्तों, पहले हल्का सा हम बात करेंगे टाइम को फिज़िक्स कैसे समझता है। मैं कोई साइंटिस्ट, कोई फिज़िसिस्ट नहीं हूँ, मेरा कोई बहुत विशेष बैकग्राउंड भी नहीं है, लेकिन जितना मैंने और वैज्ञानिकों को सुना है, या इस डायलॉग में जैसा डेविड बोम ने टाइम को डिस्क्राइब किया था जिद्दू कृष्णमूर्ति के साथ, वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो ये डायलॉग 1960 के दशक का है। तो उस समय आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बहुत चर्चे में था। सब्सिक्वेंटली उसके बाद क्वांटम फिज़िक्स भी एक अपने आइडिया ऑफ टाइम के साथ आया। तो फंडामेंटली अगर हम देखें तो फिज़िक्स टाइम को कैसे देखता है। आप फिज़िक्स में अगर आप क्लासिकल फिज़िक्स या जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं, न्यूटन के लॉज पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कहीं ना कहीं टाइम एक ऐसा कांस्टेंट है जो चेंज नहीं होता। आप न्यूटोनियन मोशन को ले लें। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को इधर से इधर जाने में कितना समय लगा, तो वो एक मेजरमेंट है। किस चीज़ का मेजरमेंट है? उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट का मेजर है कि वो किस गति से मूव किया। अगर ज़्यादा गति से मूव किया वर्सेस दूसरा ऑब्जेक्ट जो धीमी गति से मूव किया, तो हम कहेंगे एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा गति से मूव कर रहा है। करेक्ट? तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, कहीं ना कहीं शायद इसको हम मेजर कर रहे हैं यूजिंग टाइम एज काइंड ऑफ अ मिस्टीरियस कांस्टेंट, जो स्थायी है, जो बदल नहीं रहा है। टाइम के इस बैकग्राउंड में चीज़ें मूव कर रही हैं।
तो जैसा कि हम सबों ने स्कूलों में पढ़ा है, अलग अलग तरह के मोशन, लीनियर मोशन, कर्व का मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्कूलों में पढ़े, भूल भी गए। लेकिन जब हम टाइम के बारे में सोचते हैं तो ये सारे जो मोशन हैं वो एक बैकग्राउंड में हो रहे हैं, और शायद ये बैकग्राउंड ना होता तो हम समझ भी नहीं पाते कि ऑब्जेक्ट इधर से उधर गया। कल्पना करें कि अगर टाइम होता ही नहीं, टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, तो हम मेजर ही नहीं कर सकते थे कि एक ऑब्जेक्ट इधर से उधर गया, राइट? अगर ये टाइम का बैकग्राउंड हम हटा दें, तो ये टाइम का एक बैकग्राउंड होना, एक कांस्टेंट होना ज़रूरी है जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनके डिस्प्लेसमेंट को देखने के लिए। दूसरा तरीका है कि जो परिवर्तन है वो भी एक टाइम के बैकग्राउंड में ही होती हैं। अब जो पृथ्वी की फॉर्मेशन है, पृथ्वी आज जैसी है वैसी तो नहीं थी पहले। पहले शायद एक वाटरी प्लैनेट था, पूरी पृथ्वी आइस से ढकी हुई थी, और फिर धीरे धीरे जियोग्राफिकल कंडीशंस बदले, क्लाइमेटिक कंडीशंस बदले, जीवन की उत्पत्ति हुई, और आज हम जो खुद को मोस्ट सोफिस्टिकेटेड बीइंग्स कहते हैं, जो स्टडी करते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इनकी उत्पत्ति हुई। ये भी एक बैकग्राउंड के अगेंस्ट है, राइट? क्या है ये बैकग्राउंड? ये बैकग्राउंड टाइम है। तो अगर इस पे जितनी ज़्यादा बात करेंगे शायद उतना कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि टाइम को इस ढंग से समझना कम से कम मुझे तो बड़ा कठिन प्रतीत होता है कि कैसे समझें इस टाइम को। शायद उस ज़माने में, न्यूटन के ज़माने में, टाइम एक टूल था जिसकी मदद से हम मूवमेंट्स मेजर कर सकते थे बड़ी आसानी से। तो अलग अलग लॉज न्यूटन ने बनाए, और उन लॉज के बेसिस पे लगभग सारी जो बड़ी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मूवमेंट हम मेजर कर पाए। तो आज अगर हम रॉकेट या सैटेलाइट भी भेज पाते हैं दूसरे ग्रहों पर, तो वो भी न्यूटन के लॉज ही यूज़ करते हैं। कितनी देर में अगर हम यहाँ से चंद्रयान लॉन्च करते हैं तो कितना समय लगेगा उसे चांद की सतह पे पहुँचने में। ये सब न्यूटन के लॉज की वजह से हम कर पाते हैं, और उन सब का बैकग्राउंड एक टाइम है जिसको हम शायद पूरी तरह समझ नहीं सकते, डिसिफर नहीं कर सकते, लेकिन उस बैकग्राउंड के अगेंस्ट ये चीज़ें मूव कर रही हैं। अब ये तो उस ज़माने की बात है। फिर जब एल्बर्ट आइंस्टाइन आए तो उन्होंने टाइम के कॉन्सेप्ट को ही रिवोल्यूशनाइज कर दिया। जहाँ न्यूटन के ज़माने में टाइम को एक कांस्टेंट समझा जा रहा था, आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम एक कांस्टेंट नहीं है लेकिन पर्सनल है। मेरा टाइम और किसी दूसरे व्यक्ति का टाइम अलग हो सकता है। मेरे 1 घंटे दूसरे व्यक्ति के 1 घंटे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? आपकी स्पीड पे। अगर आप बहुत तेज़ भाग रहे हैं, नियर लाइट स्पीड जा रहे हैं, तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो उस स्पीड से नहीं जा रहा है लेकिन शायद रेस्ट पे है या बहुत ही धीमी गति से जा रहा है, उसकी तुलना में वो व्यक्ति जो बहुत ही हाई स्पीड से जा रहा है, सपोज कर लो नियर लाइट स्पीड से जा रहा है, उसकी तुलना में उसका समय धीमा हो जाएगा। तो अगर मैं नियर लाइट स्पीड से जा रहा हूँ तो मेरे जो 1 घंटे हैं वो शायद आपके लिए कई वर्ष हों, राइट? साइंस फिक्शन का फेवरेट सब्जेक्ट। फिर ये ग्रेविटी से भी इन्फ्लुएंस होती है। अगर मैं हाई ग्रेविटेशन जोन में हूँ जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, और आप किसी ऐसे जोन में हैं जहाँ ग्रेविटी कम है, तो अगेन मेरे लिए समय धीमा हो जाएगा। तो इसने समय के कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया। ये एक रिवॉल्यूशन था। और क्योंकि इसमें लाइट स्पीड का बहुत महत्व है, तो एक आइडिया ये भी निकल के आया कि अगर आप लाइट स्पीड से जा रहे हैं, हालांकि लाइट स्पीड अटेन नहीं हो सकती, अभी तक नहीं हुई है, हम नहीं जानते कि आगे क्या होगी, लेकिन लाइट की स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड है। अगर उस स्पीड से
जो भी चीज़ जा रही है, जो भी फोटोन, शायद ये कहना गलत है कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि लाइट स्पीड से आप नहीं जा सकते। तो जो लाइट के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो फोटोन है, जो लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रही है, शायद उसके लिए समय का कोई मतलब ही नहीं। उसके लिए समय एक कांस्टेंट है, समय नहीं बदल रहा उसके लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को ही प्रेजेंट करना शायद मेरे से और बहुत अच्छे लोग समझा पाएँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको ग्रास्प कर पाना, अगर हम फिज़िक्स के दृष्टिकोण से देखें, तो कोई आसान चीज़ है, क्योंकि बड़े-बड़े साइंटिस्ट भी अभी पूरी तरह ग्रास्प नहीं कर पाए फंडामेंटल नेचर ऑफ टाइम। अभी अगर आप क्वांटम फिज़िक्स के दृष्टिकोण से देखें तो टाइम एक अलग ही चीज़ है। आप अगर आप जैसे कि जानते होंगे, क्वांटम फिज़िक्स जो सूक्ष्म चीज़ें हैं उनकी स्टडी है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्टडी है, उनके फिज़िक्स की स्टडी है, और जो ब्रॉडली क्लासिकल फिज़िक्स है, वो जो स्थूल फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ की स्टडी है। तो अगर हम बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके टाइम को समझने का प्रयास करें, तो वो बिल्कुल ही कुछ मिस्टीरियस सा हो जाता है। हम सब ने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो आप ज़रूर देखें, जहाँ पे एक व्यक्ति ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी में, अगेन ये कोई साइंस का वीडियो नहीं है, ना कोई मैं कोई साइंटिस्ट हूँ कि मैं इन चीज़ों को डिटेल में जाऊँ, लेकिन उस मूवी में यही दिखाया गया कि ब्लैक होल के सेंटर में जहाँ सिंगुलैरिटी है वहाँ जाता है, और वहाँ उसको अपने जीवन के अलग अलग क्षण बस एक फ्रेम की तरह दिखने लगते हैं। तो मूवी में ये बड़ा रोचक लगता है, लेकिन इसके पीछे एक सॉलिड थ्योरी भी है। अगर आप स्टीफन हॉकिंग की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि ब्लैक होल सिंगुलैरिटी के पास अगर आप जाते हैं तो टाइम गेट्स स्पेस्ड आउट। कहने का क्या मतलब हुआ कि टाइम एक स्पेस की तरह बिहेव करता है। नॉर्मल स्पेस क्या है कि आप आगे पीछे जा सकते हैं, दाएं बाएं जा सकते हैं, जो नॉर्मल 3 डायमेंशनल स्पेस है। और आइंस्टाइन के ज़माने में टाइम को भी इसी डायमेंशन के साथ जोड़ दिया गया, तो स्पेस टाइम कहाँ गया। लेकिन नॉर्मली टाइम को एक 4th डायमेंशन की तरह देखा जाता है, जहाँ पे आप सिर्फ फॉरवर्ड जा सकते हैं, आप बैकवर्ड नहीं जा सकते। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, समय में आप पीछे नहीं जा सकते, आप बस आगे ही जाते हैं। तो ये जो इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया, उसके पीछे एक सॉलिड बैकिंग भी है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि एट द सिंगुलैरिटी ऑफ अ ब्लैक होल टाइम गेट्स स्पेस्ड आउट। तो टाइम, तो इसीलिए उस मूवी में उसको टेसरेक्ट बोला गया है या 5D बोला गया है, एक अलग डायमेंशन जहाँ से आप समय को उसके इंटायरिटी में देख पा रहे हैं। जो पहले हुआ उसको देख पा रहे हैं, जो शायद आगे होगा आप उसको भी देख पा रहे हैं। तो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देखें तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। इस तरह की चीज़ें एक्साइटिंग लगती हैं, एंथ्रैलिंग लगती हैं, और शायद बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ को प्रेरणा देती हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट को प्रेरणा देती हैं, और मुझे भी काफ़ी रोचक लगती थी, अभी भी लगती हैं ये चीज़ें, मुझे ये कहना पड़ेगा। लेकिन इससे एक व्यक्ति की तरह, एक बीइंग की तरह क्या मुझे कोई फ़र्क पड़ता है? अब मैं समय में आगे जा सकता हूँ, पीछे जा सकता हूँ, लाइट स्पीड पे ट्रैवल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, या तो जो न्यूटन का कॉन्सेप्ट है, बड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है कि टाइम एक कांस्टेंट है, उसको एक कांस्टेंट की तरह मान लो, ज़्यादा सोचो मत, बस जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं उनके डिस्प्लेसमेंट को मेजर करो, जो इवोल्यूशन हो रही है, चीज़ें बदल रही हैं, वो एक बैकग्राउंड के अगेंस्ट बदल रही हैं, उसको टाइम समझो। तो ये जो पूरा दृष्टिकोण है, ये मेरे हिसाब से एक बाह्य दृष्टिकोण है समय को देखने का। समय को हम फिजिकल लॉज से समझने का प्रयास कर रहे हैं। शायद ये भौतिक दुनिया में काफ़ी यूज़फुल हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे तो हमारे लिए कुछ नहीं बदलता।
ये बस शायद एक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन हो या कुछ फैंसी आइडियाज़ हमारे दिमाग में आ जाएं, हम अपने आप को मनोरंजित कर लें। अगर हम साइंटिस्ट नहीं हैं तो हमारे मनोरंजन में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमारे बीइंग में या हमारे रहने के तरीके में, हमारे सोच विचार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एक बाह्य दृष्टिकोण है। हम साइंस को यूज़ करके चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब समय को समझने का एक अलग ही दृष्टिकोण जिद्दू कृष्णमूर्ति देते हैं, जो अगेन इन अ वे पर्सनलाइज्ड टाइम मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये आइंस्टाइन की तरह मैं पर्सनलाइज्ड टाइम नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा समय, आपका समय, लेकिन समय को देखने का एक एक व्यक्ति की तरह हम समय को कैसे देख सकते हैं? समय एक व्यक्ति की तरह मुझे कैसे प्रभावित करता है? उसके बारे में बड़ी ही दिलचस्प कॉन्वर्सेशन जिद्दू कृष्णमूर्ति और डेविड बोम के बीच हुई। मैं अगले वीडियो में जितना मैं समझ पाया, जितना मैं विश्लेषण कर पाया, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। आप भी बताएं जब ये वीडियो मैं डालूँगा कि आपको कैसा लगा। शायद कुछ बदल पाए इन बातों को सुनने के बाद या सुनने के दौरान शायद कुछ बदल पाए, शायद कुछ ना बदले। लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें हम सुनते ही हैं, टाइम के इतने सारे फिज़िकल कॉन्सेप्ट्स हैं ही जो एनीवेज़ हम समझने का प्रयास करते हैं, तो ये तरीका क्यों ना ट्राई करें। तो अगले वीडियो में समय को देखने का एक अलग ही दृष्टिकोण मैं आपके सामने पेश करूँगा। आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अगली वीडियो जल्द ही सामने लाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।